लाइफ इज अ रेस. इफ यू डोंट रन फास्ट यू विल बी लाइक अ ब्रोकन अंडा. तो यार ऐसा कुछ कहा था थ्री इडियट्स में. बट उसी थ्री इडियट में एक बात और कही गई थी, और वो ये थी, सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो. कामयाबी तो साली झक मार के पीछे आएगी. तो दोस्तों, कामयाबी के लिए काबिल बनना पड़ेगा. तो काबिल बनने के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा. तो चलिए शुरू करते हैं एक अच्छे नोट पर अपनी आज की क्लास, क्योंकि आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स. और इन न्यूमेरिकल्स में कहीं ना कहीं तुम कोई कैलकुलेशन एरर करते हो और फंस जाते हो. तो इसीलिए थोड़ी सी मेहनत अपन को करनी है. चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी, और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, और ये क्वेश्चन मैंने कहा था कि बायो वाले थोड़े संभल कर इसको ट्राई करना, ठीक है. और नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, वैसे मैंने हिंट दे दी थी तुमको, ठीक है. सो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ. और ये क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है? ये कह रहा है 10 पॉजिटिव चार्जेस आर केप्ट ऑन द एक्स एक्सिस एट पॉइंट. देखो भाई, जितने भी क्वेश्चंस हैं ये अपन सब एनसीईआरटी या फिर एचसीवी के कर रहे हैं, है ना. और ये आप एसएल में भी मिल जाएंगे, आपको एबीसीबी में भी मिल जाएंगे, आप जिस बुक को कर रहे होगे उस बुक में मिल जाएंगे, ठीक है. सो 10, 20, 30, इंफिनिटी तक नहीं जाना है. कहां तक जाना है? 100 सेंटीमीटर तक जाना है. द फर्स्ट चार्ज इज हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 into 10 to the power minus 8 कूलम. Second having 8 into 10 to the power minus 8 कूलम. Then 27 into 10 to the power minus 8. अगला तुम्हें पता है, देखो 1 का क्यूब, फिर 8 मतलब 2 का क्यूब, फिर 27 मतलब 3 का क्यूब, तो ऐसे 4 का क्यूब, 5 का क्यूब. तो 10th वाला होना चाहिए था 10 का क्यूब. देखो गौर से है, 1000 मतलब 10 का क्यूब. सो 10 to the power 3 into 10 to the power minus 8 कूलम, ठीक है. अब उसने क्या कहा है कि द 10th पार्टिकल हैज अ चार्ज दिस. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन. मतलब मैंने यहां पर ओरिजिन पर एक 1 कूलम चार्ज रखा है, और आपको इस 1 कूलम चार्ज पर मुझे फोर्स बताना है. तो देखो, सबसे अच्छी बात तो ये सारे के सारे पॉजिटिव है, और सारे के सारे एक स्ट्रेट लाइन में है. तो इन सब के कारण जो नेट फोर्स लग रहा होगा उसकी डायरेक्शन देखो मैंने हाईलाइट कर दी, सबकी डायरेक्शन एक ही होगी. तो भाई नेट फोर्स को लिए अब जब सब सारे फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है तो ऐड कर देंगे. अब जब ऐड करोगे तो देखो 9 into 10 to the power 9 तो हर एक में आएगा ही आएगा ना, कॉमन कर दिया मैंने. मैं डायरेक्ट लिखना चाह रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं एक एक करके सबकी स्टेप्स लिखूंगा. जैसे अगर सपोज करो मैं F1 लिखूं, तो F1 क्या होगा? 9 into 10 to the power 9. Q1 तो 1 हो जाएगा, Q2 क्या हो जाएगा? 1 into 10 to the power minus 8. और अपन 10 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं? 10 to the power minus 1 मीटर. यस, क्योंकि 10 सेंटीमीटर क्या होता है? देखो 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10 into 10 to the power minus 2. सेंटी मतलब 10 to the power minus 2. तो सॉल्व करने पे यानी ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 10 to the power minus 1, ठीक है ना. सो ऐसा हो जाएगा. अब F2 की वैल्यू बताओ क्या आएगी? 9 into 10 to the power 9. Q1 तो 1 है, Q2 की वैल्यू क्या है? 8 into 10 to the power minus 8 डिवाइडेड बाय 20 को क्या लिख सकता हूं? 2 into 10 की पावर minus 1 मीटर में, 0.2 मीटर ना, का स्क्वायर, एंड सो ऑन. तो भाई जब इस तरह से लिखेंगे आप 10 तक जाओगे, तो देखो हर एक में 9 into 10 to the power 9 आ रहा है, हर एक में 10 to the power minus 8 भी आएगा, और हर एक में 10 to the power minus 1 भी आएगा. बस पहले वाले में 1 था, दूसरे वाले में 2 into 10 to the power minus 1, तीसरे वाले में 3 into 10 to the power minus 1. ऐसे करते करते 10 सेंटीमीटर तक, तब जब तो 100 सेंटीमीटर तक तब तुम जाओगे तो वो हो जाएगा अपने पास 10 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, तो 1 हो जाएगा वो, ठीक है. तो अब इसको देखें अपन यहाँ पर, तो ये क्या आ रहा है? ये 9 into 10 to the power 9 कॉमन, ठीक है. इसके अलावा क्या कॉमन ले रहे हैं अपन? अपन साथ में लिख सकते हैं इसके 10 to the power minus 8, यस, डिवाइडेड बाय 10 to the power minus 1 का स्क्वायर, ठीक है. अब देखो गौर से, क्या बचेगा? पहले वाले में तो 1 बच रहा है, दूसरे वाले में क्या बच रहा है? 8 ऊपर बचा, और नीचे देखो क्या बचेगा? 2 का स्क्वायर. थर्ड वाले में क्या बचेगा अपने हमारे पास? ऊपर क्या आएगा? 27, नीचे क्या आएगा? 3 का स्क्वायर. ऐसी फोर्थ वाले में क्या होगा अपने पास? 4 का क्यूब. 4 का क्यूब बोलो कितना होता है? 64, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, एंड सो ऑन अप टू लास्ट वाले में क्या आएगा? ये 10 का क्यूब था, तो 10 का क्यूब अपने पास क्या था? 1000 था, है ना. तो दे भी दिया था उन्होंने, 1000 into 10 to the power minus 8 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है. सो 10 का स्क्वायर
यस और नो, एक जीरो ले लिया अपन ने, 10 टू दी पावर -1 में चला गया। ठीक है, सो ये जब बिल्कुल सिंपल है, वैल्यू रखो, सॉल्व करते चले जाओ। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो देखो f कितना आ रहा है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ये क्या है अपने पास, बेस सेम है, फिर से वही गड़बड़ मत करना मेरे प्यारे बायो वालों। 9 माइनस 8 10 टू दी पावर 1, नीचे क्या आ जाएगा, 10 टू दी पावर -2 का स्क्वायर यानी 10 टू दी पावर -2, 1 प्लस 8 बाय 4 इज 2, 27 बाय 9 इज 3, 64 अपॉन 16 इज 4। ऐसे करते 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 जब तुम एंड तक पहुंचोगे तो ये बचेगा 10, 1000 अपॉन 100। यस, अब जैसे ही आ गया तो देखो भाई अपने पास जब 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू आप n तक जाते हो तो उस सीरीज का सम होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। सो सिमिलरली f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 इंटू 10 टू दी पावर 3 -2 ऊपर जाके +2। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो कहां तक जा रहा है, ये n तक जा रहा है, तो अपने पास आ जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। हेंस योर आंसर इज f इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 5 इंटू 11, 10 बाई 2 इज 5। ठीक है, सो ये आ जाएगा अपने पास 45 इंटू 9 4 5 45 इंटू 11 इंटू 10 टू दी पावर 3। सो दिस बिकम्स 450 प्लस 45 यानी 495 इंटू 10 टू दी पावर 3 न्यूटन इज द आंसर। और चाहो तो इसमें भाई इसको 10 की पावर में ऐसे भी लिख सकते हो, 4.95 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन। सो ये अपने पास आ गया है आंसर इस प्रॉब्लम का। मैंने फिर से सबके इंडिविजुअल फोर्सेस लिए, सबके इंडिविजुअल फोर्सेस लेने के बाद मैंने उन सब का सम कर दिया। जब सम किया तो मुझे फिर n इंटू n प्लस 1 बाई 2 के लॉजिक से मेरे पास आंसर आ गया। पता है यहाँ पर एक चीज और जो नोट करने वाली है वो ये है कि लास्ट वीडियो में मैंने बहुत बार यस बोला, मैंने नोट किया है ना, और वो इसलिए क्योंकि मैं पूछता जा रहा था यस यस यस, आया कि नहीं आया, यस है ना। अब मैं आगे से ध्यान रखूंगा। खैर, सो ये अपने पास पहला क्वेश्चन था। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जिनसे नहीं बना होगा कोई बात नहीं, कोशिश करी होगी। ठीक है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। चलिए अब अपन आ जाते हैं अपने, मैंने जो क्वेश्चन दिए थे मैं बिल्कुल करवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं उन क्वेश्चंस को, है ना, बट उनको दूसरे तरह से पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, अब पहले एक क्वेश्चन पे और आते हैं। 2 चार्जेस 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम एंड 1 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये एचसीवी की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये एचसीवी की प्रॉब्लम है। 10 सेंटीमीटर separation of 10 centimeter, where should a third charge be placed such that it experiences no force due to these charges। उन्होंने ये नहीं कहा कि बाकी चार्जेस पर कोई फोर्स हो या ना हो, उन्होंने सिंपल एक बात बोली है कि जो फोर्स है, जो थर्ड चार्ज आप रख रहे हो, थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, मंदे मुझे मतलब नहीं है, बट उस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यार बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे अपन, देखो कितनी आसानी से हो जाएगा। ये क्या है, 2 इंटू 10 टू दी पावर -6, ये दूसरा वाला क्या है अपने पास, 1 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम। ठीक है, एंड दे आर एट अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर, सो 10 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। यस, अब अगर अपन देखें तो भाई मैंने मान लिया कि आपने कोई चार्ज रखा, देखो नेट होने के लिए पहले ये पता होना चाहिए नेट फोर्स 0 तब होगा जब दो इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। अब इक्वल एंड ऑपोजिट होना भी तो पड़ेगा ना, तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हमने कोई पॉइंट ले लिया, यहां पर देखते हैं। तो भाई आपने मान लिया कि आपने माइनस रखा या प्लस रखा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। तो प्लस क्यू अगर रखोगे तो ये रिपेल करेगा और ये भी उसको रिपेल करेगा, तो देखो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में तो चांसेस है कि कहीं ना कहीं 0 फोर्स हो जाए, नेट फोर्स 0 हो जाए। बट अगर मैं बाहर देखूं, क्योंकि अपना दिमाग तो बहुत शैतानी है ना, वो तो मानता नहीं है, कुछ भी बोल सकता है। एक बात बताओ, आप तो जरूरी थोड़ी ना अंदर ही आपको ऐसा पॉइंट मिले अंदर लाइन के, बाहर भी तो मिल सकता था वो पॉइंट, बिल्कुल मिल सकता था, तुम अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो। तो यार इसके लिए क्या करें, तो यार देखो बाहर भी मान लो, क्यों, तो ये पॉजिटिव रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव भी रिपेल करेगा। माइनस मानते तो दोनों अट्रैक्ट होते, अब दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम हो गई, कभी 0 पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए जो न्यूट्रल पॉइंट है वो तुम्हें कहां मिलने वाला है, वो मिलने वाला है दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उनके बीच में कहीं पर मिलने वाला है। ठीक है, सो इस केस में अपने पास क्या आ गया भाई, मान लिया, ये अपन मान लेते हैं कि यहां से x डिस्टेंस पर है वो, तो ये बची हुई डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 10 - x।
अब अपन डिस्टेंस ही निकाल रहे हैं तो चलो इसको सेंटीमीटर में ही चलने दो, तो अपना फाइनल आंसर भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो मैं काम करता हूं इसको सेंटीमीटर में ही रहने देता हूं, क्योंकि मैं दो फोर्सेस को इक्वेट करूंगा और इक्वेट करने पे अगर सेम यूनिट सेंटी होगी तो भी चलेगा, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। सो अगर अपन देखें तो ये x पॉइंट है, ये अपन ने मान लिया 10 माइनस एक्स डिस्टेंस। तो भाई पहले के कारण फोर्स ड्यू टू 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम, इसके कारण कितना फोर्स लगेगा, तो भाई F1 लगा मान लो। तो F1 की वैल्यू कितनी आएगी, F1 की वैल्यू आ जाएगी K, वही 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, कौन लिखे, आलसी लोग यार अपन, K इंटू Q इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज इन न्यूटन। नंबर 1, फोर्स ड्यू टू 1 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम, इसके कारण कितना लगेगा, तो भाई इसके कारण अपन ने मान लिया F2 लगेगा। अब अगर F2 लगेगा तो ये हो जाएगा K Q इंटू 1 इंटू 10 टू दी पावर -6 डिवाइडेड बाय 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास अगेन इन न्यूटन इक्वेशन 2। अब अगर इस पर नेट फोर्स नहीं होना चाहिए तो तुम बताओ क्या होना चाहिए, क्या होगा। नेट फोर्स अगर 0 है तो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, लिखो कमेंट में नीचे। हाँ बिल्कुल ठीक, इक्वल होना चाहिए, शाबाश। अगर इक्वल होना चाहिए सो F1 मैग्नीट्यूड F2, तो ये हो जाएगा मेरे पास KQ 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू KQ 1 इंटू 10 टू दी पावर -6 डिवाइडेड बाय 10 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। सो व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट व्हाट, this 10 to the power -6, 10 to the power -6 cancel, this q cancel, this q cancel, this cancel, this k cancel। ये अब बच क्या रहा है आपके पास, यहाँ पे बच रहा है 2, यहाँ पर बच रहा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बच रहा है 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बच रहा है क्या ये, ठीक है भाई। अगर ऐसा है तो एक काम और कर देते हैं भाई, 10 माइनस एक्स के स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दिया, अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, 2 को डिवाइड में लिया इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, दोनों पर स्क्वायर था ना, दोनों पर स्क्वायर था तो भाई उसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अपनी आसानी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1/√2, और जैसे ही ये हुआ 1/√2 फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा अपने पास √2 इंटू 10 माइनस 10x इज इक्वल टू x। सो ये आ जाएगा √2 इंटू 10 इज इक्वल टू 11x, तो x की वैल्यू आ जाएगी √2 1.414 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 11। सो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 14.14 डिवाइडेड बाय 11 विल बी द आंसर इन सेंटीमीटर। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी आ रहा हो तुम्हारा आंसर, एक था अपने पास 1, एक था अपने पास 2, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया है अपन ने दोनों फोर्सेस को आपस में, क्या किया है, दोनों फोर्सेस को एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना मेरी, ठीक है। अगर मैंने कोई कैलकुलेशन में एरर किया हो तो, ओ सॉरी, कैलकुलेशन में देखो एरर कर दिया था मैंने, वही मैं कह रहा हूँ इतना पास में आ नहीं सकता था, एक कैलकुलेशन एरर हो गया यहाँ पे, मैं करेक्ट कर देता हूँ इसको, देख लो। ये क्या हो जाएगा अपने पास √2 इंटू 10 है ना, एंड √2x, ये √2x होगा है ना, ये √2x होगा, दिस विल बी √2x। सो ये आ जाएगा अपने पास 10√2 इज इक्वल टू x कॉमन 1 प्लस √2, सो x इज इक्वल टू 10√2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √2 इन सेंटीमीटर। फर्दर इसको सॉल्व कर देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा, दिस इज एग्जैक्ट आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर। तो ये भी आपन ने कर लिया, आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको जरूर से देखना दोबारा से, इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ना अभी थोड़ी देर बाद दोबारा वीडियो देखकर कि भाई ये क्या कहना चाह रहा था। दो चार्जेस थे, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे थे, थर्ड चार्ज को लेकर अपन आए तो उस पर नेट फोर्स की बात कर रहे थे अपन कि वो 0 होना चाहिए था, तो दोनों फोर्सेस के निकाले और उनको इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो ये अपने पास एक और क्लियर हो गया। अब अगर अपन अगली स्टेप को देखें तो एक और क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन वो है जो मैंने तुम्हें दिया था, बस मैंने इसमें वैल्यूज ले ली हैं, मैंने आपको जो दिया था उसमें वैल्यूज नहीं, क्यू बोला था और ए लेंथ या एल लेंथ बोली थी मैंने, ठीक है। सो अगर आप देखें
तो अपन उसी तरह से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कहा है सबसे पहले तो ये देखो, 3 इक्वल चार्जेस यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम ईच आर हेल्ड फिक्स्ड एट 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर साइड के इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंड्स पर रखे हुए हैं। यानी ये मेरे पास हो गया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में यहाँ पर तीनों इक्वल चार्जेस Q Q Q, बाद में मैं लिख देता हूँ Q की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम, और जो सेपरेशन है L ले लिया, एंड दिस L इज बेसिकली 5 सेंटीमीटर, और कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इक्वेट नहीं कर रहे हैं, तो 5 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। फाइंड द कूलम फोर्स बाय वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू द रेस्ट टू। भाई मैंने उस दिन ऊपर बोला था मैं कहीं पे भी ले सकता हूं, क्योंकि वो किसी पे भी आप एक किसी पर भी निकालो आंसर सेम आएगा। ठीक है, सो लेट अस से, मैंने अपने डायग्राम को घुमा लिया, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। मैंने कहा था ना ए पर जो चार्ज है उस पर निकालो, ठीक है, तो लो भाई ये हो गया। अब बताओ फोर्स, देखो ये वाला बी वाला ए पर फोर्स लगाएगा इस तरफ, तो ये हो जाएगा एफ ए बी, फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ बी, और ये हो जाएगा अपने पास एफ, क्या हो जाएगा ये एफ ए सी, फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ सी। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई, तो ये एंगल 60 डिग्री होगा कि नहीं। तो सबसे पहले तो मेरे ज्ञानियों, तो मुझे ये बता दो एफ ए बी की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगी के क्यू, Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है L, सो Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर। देन अपने पास एफ बी सी क्या आएगा, सॉरी एफ ए सी क्या आएगा, फिर से वही के, दोनों के बीच में डिस्टेंस भी वही है, चार्ज भी वही है। देखो इन दोनों के बीच में क्यू क्यू और डिवाइड बाय एल स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा क्यू क्यू डिवाइड बाय एल स्क्वायर। अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और इनके बीच में जो एंगल है वो एंगल है 60 डिग्री, है कि नहीं है एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, सो नाउ इन दिस केस अगर आप देखें तो यहां पर अपने पास जो नेट फोर्स आ रहा है, ठीक है, जो एफ नेट आ रहा है अपने पास, याद कराओ मुझे जरा जल्दी से फॉर्मूला वेक्टर का। जब दो वेक्टर थीटा एंगल पर होते हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, था कि नहीं था, बिल्कुल था। तो भाई ये हो जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू F1 एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ ए सी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी एफ ए सी कॉस 60, और भाई दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं क्या अपने आप के लिए कि एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए सी इज इक्वल टू एफ, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो एफ नेट फोर्स कितना आ जाएगा अपने पास, अंडर द रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ कॉस 60 क्या हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा अंडर रूट 3f। सो नेट फोर्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3f, और f की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है क्या है, अंडर रूट 3 इंटू के क्या है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, q इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। अब आगे आप ही को सॉल्व करना है, q की वैल्यू मैंने यहां पर क्या दे रखी है आपको 2 इंटू 10 टू दी पावर -6, और लेंथ की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, L की वैल्यू दे रखी है 5 इंटू 10 टू दी पावर -2 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, कन्वर्ट कर दिया था। जल्दी से इसको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप जरूर कर देना आंसर अपना, ठीक है। सो ये आ गया है अपने पास उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो मैंने आपको दिया था इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला, कि भाई इसको सॉल्व करो और ये बताओ कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, नेट फोर्स कितना आ रहा है, तो √3 टाइम्स ऑफ एक फोर्स का आ रहा है, और हमें ये पता भी था। अगर तुमको थोड़ी बहुत 11th याद हो अपनी, मतलब मैं ज्यादा टेंशन नहीं दे रहा हूं, बट अगर हो तो ठीक है। नाउ अब इसके बाद अपन, मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा टाइम तुमको सोचने का नहीं दे रहा हूं, मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि हमें जुडिशियली टाइम को यूज करना है। मैं स्लो चलूंगा तो तुम सो जाओगे, इसीलिए आराम से अभी इसको समझो, दोबारा भी समझ सकते हो, दोबारा तुम इसको रिवाइंड करके देख सकते हो, दोबारा इन क्वेश्चंस को पढ़ना, खुद से ट्राई करना, नीचे सॉल्यूशन है, नोट्स में जरूर सारे के सारे कॉपी करते चले जाना, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा 4। अब अपने पास अगला क्वेश्चन था 4 चार्जेस। भाई ये बड़ा फेमस टाइप का क्वेश्चन है, और पता नहीं क्यों सारे टीचर करवाते भी हैं इसको, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास 4 चार्जेस हैं, इसको भी अपन जनरलाइज करके करते हैं। ये मेरे पास 4 चार्जेस हैं, ठीक है।
अब अगर आप देखो तो 4 चार्जेस हैं, सबका मैग्नीट्यूड Q है, ठीक है, सभी का मैग्नीट्यूड Q है और इनकी लेंथ भी दे रखी है, मान लो ये लेंथ है L अपने पास, ठीक है। अब क्या बोला है हमसे, फाइंड द कूलम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू रेस्ट 3 चार्जेस, मतलब एक किसी पर आपको फोर्स निकालना है। अपन ने उस दिन भी इसको नाम दे दिया था, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। अब मुझे A पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब अगर मुझे A पर कैलकुलेट करना है, ये भी एक अच्छा केस है, इस केस को भी दिमाग में अच्छे से बैठा लो, समझा लो अपने आप को इसको, ठीक है। सबसे पहले देखो, मैं तो साउथ इंडियन हीरो, बोलो बोलो, नहीं हूं तो जब नहीं हूं तो मैं एक बार में एक से ही लड़ता हूं, है ना। अब यहां पर मैं 2 फोर्सेस के साथ एक बार में डील कर पाता हूं, 3 के साथ नहीं आता, नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है। सो भाई कोई बात नहीं। अब मैंने आपसे कहा कि ये बी वाला जो है ए वाले को रिपेल करेगा, तो ये आ गया आपके पास एफ ए बी फोर्स बोल दो, या इसको मैं F1 बोल देता हूं, ए बी और बी सी बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, इसको मैंने F1 कह दिया। ये वाला जो D वाला है, ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा, ये हो जाएगा F2 हो जाएगा। सो नाउ टेल मी फोर्स ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट बी पर जो चार्ज है उसके कारण फोर्स कितना है, F1, कितना हो जाएगा, K Q इंटू Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस L स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। नाउ सिमिलरली फोर्स ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट D, अब ये जो D पर बैठा था उसके कारण कितना था, F2, K Q इंटू Q डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। 2 इक्वेशंस हो गई। पहले एक काम करते हैं, और तीसरा फोर्स आएगा इसके कारण, ये देखो ये थर्ड बैठा है, ये डायगोनल के अकॉर्डिंग, बट अभी मुझे इस पर बात ही नहीं करनी, क्योंकि पहले मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा। तो भाई F1 दिया हुआ है, F2 दिया हुआ है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट अपन को मिलने वाला है वो ये मिलने वाला है, F12 मिलने वाला है। तो अगर अपन देखें F12 की वैल्यू, तो F12 की वैल्यू अपने पास क्या आने वाली है, F12 की वैल्यू आने वाली है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 90, और cos 90 क्या होता है, cos 90 होता है 0। सो अपने पास F12 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी अंडर द रूट ऑफ F1 स्क्वायर, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो F2 को भी तो F1 लिख सकता हूं ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये आ जाएगा अपने पास F12 इज बेसिकली इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ 2F1, क्योंकि हो जाएगा 2F1 स्क्वायर, F1 रूट के बाहर आ गया। सो F12 की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास, √2 इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस क्या लेती L, तो Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर, ये हो गया थर्ड। अब ये जब जैसे ही आपने निकाला, आराम से समझो इसको, ये जैसे ही आपने निकाला तो ये जो आपके पास मैंने येलो से हाईलाइट किया है, ये आपके पास 1 और 2 का रिजल्टेंट आ गया। अब जैसे ही आपके पास 1 और 2 का रिजल्टेंट आया, अब क्या चाहते हो आप कि भाई ये जो थर्ड चार्ज बैठा हुआ था इसके कारण भी तो फोर्स निकालना है मुझे। तो भाई मान लेते हैं इसके कारण जो फोर्स है वो F3 है, ठीक है। सो F3 की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए तुम्हें ये डिस्टेंस चाहिए पड़ेगी, ये A है, ये L है और ये भी L है, तो ये क्या हो जाएगा √2L। तो भाई अपने पास जो F3 की वैल्यू आएगी वो F3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F3 की वैल्यू हो जाएगी K विच इज 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, Q क्या है, एक Q, दूसरा Q2 भी Q है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है √2L, तो ये हो जाएगा √2L का स्क्वायर। सो F3 इज इक्वल्स टू K Q स्क्वायर, √2 का स्क्वायर इज 2L स्क्वायर, आ गया F3। अब आपके पास F12 भी आ चुका है, F3 भी आ चुका है, और दोनों की डायरेक्शन सेम है। जब दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होते हैं तो नेट फोर्स क्या होता है, उन दोनों का एडिशन। तो आपके पास जो आंसर आने वाला है वो आंसर आएगा F12 प्लस F3। सो योर फाइनल आंसर इज K विच इज 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर, दोनों में था कॉमन आ गया, क्या बचेगा, पहले वाले में देखो K 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 ये कॉमन आ गया, Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर भी कॉमन आ गया, तो क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है √2, नीचे बच रहा है नीचे वाले में बच रहा है 2। सो ये आ जाएगा हमारे पास √2 प्लस 1/2। सो फाइनली द नेट फोर्स इज इक्वल टू K Q स्क्वायर
बाय एल स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/2। अब जो भी Q की वैल्यू दी है वो रख दो, जो L की वैल्यू दी है वो रख दो, K की वैल्यू 9 × 10⁻9 रख दो। भाई आपके पास न्यूटन में आंसर आ चुका है। ठीक है, सो ये हमारे पास एक और अच्छा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सो ये हमारे पास देखो, हमने ट्राइंगल का कर लिया, हमने स्क्वायर का कर लिया, हमने नेट फोर्स 0 का कर लिया है। ठीक है, अभी हमारे पास और भी आएंगे क्वेश्चंस, टेंशन नॉट। ठीक है, बट हमने 5-6 क्वेश्चंस कर लिए। अब जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं तुमको, ये भी एक अपने आप में अच्छी वैरायटी है, और इस वैरायटी को अगर तुम्हें आता है तो ठीक है, अगर नहीं आती है ये वाली वैरायटी तो कहीं ना कहीं अगर पेपर का लेवल थोड़ा ऊपर हुआ ना तो तुम फंस जाओगे यार। और मैं अपने बच्चों को फंसने नहीं देता, है ना, अपने बच्चों का मैं साथ नहीं छोड़ता, ये तो तुम्हें भी पता है। तो देखते हैं, तो भाई ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये हो गया अपने पास। देखो कोई सी भी बॉल हो, मुझे क्या लेना देना, बस ये है कि इंसुलेटिंग है, उन पर जो चार्ज है वो चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। दो इंसुलेटिंग स्टैंड से, स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है, ये दो अपने पास बॉल्स हैं। आराम से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत आसान बना दूंगा मैं। इनकी लेंथ क्या है अपने पास, L दे रखी है। ठीक है, दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ जो है वो L है हमारे पास, और सेंटर से ये जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा, टोटल एंगल 2 थीटा है। भाई फाइंड द मास, द स्ट्रिंग्स के बीच में एंगल 2 थीटा है, सेम मास है। ठीक है, अच्छा मास हमको निकालना है, इस केस में मास निकालना है, कुछ भी निकलवाया जा सकता है अपन से, कोई इसमें बहुत सारी वैरायटी है, मैं तुमको सिर्फ इक्वेशंस बनाना सिखा रहा हूं, तुम कोई भी क्वेश्चन इसका आ जाए कर डालोगे। ठीक है, अब अपन को अगर मान लेते हैं, लेट मास ऑफ बॉल, लेट मास ऑफ ईच बॉल इज इक्वल्स टू m। ठीक है, अब अगर आप देखें सारे फोर्सेस अगर अपन बनाए तो भाई नीचे की तरफ क्या लग रहा है इसमें, mg, ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में क्या लग रहा होगा, टेंशन, और क्योंकि ये दोनों लाइन ज्वाइन कर रहे हैं और दोनों पर चार्ज Q है, तो यार ये रिपेल हो रहा होगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। अभी अपन ने Fe लिख दिया, जिसकी वैल्यू क्या होगी, K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज x। अब कोई मुझे ये बता दो कि जिसको तुम x लिख रहे हो वो है कितना एक्चुअली में। तो अब मैं यहां पर एक ट्राइंगल हाईलाइट कर रहा हूं, गौर से देखो इस ट्राइंगल को, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल से मैं हाफ डिस्टेंस निकाल सकता हूं, उसका डबल कर दूंगा तो x आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने इस ट्राइंगल को नेम दे देते। तो भाई ये हो गया मेरे पास, दिस ऊपर वाला पॉइंट हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B। सो इन ट्राइंगल OAB, अगर आप इस ट्राइंगल में देखें तो आपको AB चाहिए, तो AB आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड, और ये आपको L पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू साइन थीटा। सो AB इज बेसिकली इक्वल्स टू L साइन थीटा। यस, और टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगी आपके पास, इसको अगर C बोलते हैं तो टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू AC which is twice of AB which is equals to 2L sin थीटा। भाई एक ट्राइंगल लिया, L था, ये डिस्टेंस अपन ने निकाली, इसका डबल कर दिया। क्लियर है बात। चलो अब अगर अपन देखें तो सारे फोर्सेस मैं बना चुका हूं, अब सिर्फ और सिर्फ मुझे उन्हें रिजॉल्व करना है। देखो सबसे पहले टेंशन इधर लग रहा था, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg लग रहा है, साइड में इस तरफ क्या लग रहा है, fe लग रहा है। यस, और वर्टिकल के साथ देखो अगर मैं यहां पर भी बना दूं तो ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो ये एंगल थीटा है, तो भाई ये वाला एंगल भी तो थीटा ही होगा, ये वाला एंगल भी तो थीटा होगा, तो वर्टिकल से ये जो टेंशन है ये एंगल थीटा बनाएगी। अब अगर आप इसको रिजॉल्व कर दो तो भाई रिजॉल्व करने पे ये देखो ऊपर की तरफ क्या मिल रहा है, ये ऊपर की तरफ मिल रहा है t cos थीटा, और इस तरफ क्या मिल रहा है, t sin थीटा। भाई इसी इक्वेशन पर पूरा खेल हो जाएगा। t sin थीटा इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो गया, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो fe, और t cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg। अब आप देखो गौर से, t sin थीटा आपको पता है क्या है, t cos थीटा आपको पता है क्या है, और जब दोनों की वैल्यूज पता है तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, क्योंकि मुझे टेंशन नहीं चाहिए, टेंशन चाहिए होती तो मैं कुछ और जुगाड़ लगाता, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देता, बट यहां पर मुझे टेंशन नहीं चाहिए, है ना। अभी क्या चाहिए, मुझे चाहिए m, तो दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, t sin थीटा डिवाइडेड बाय t cos थीटा,
इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी, एफ ई से टी कैंसिल, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ई अपॉन एम जी। अब अगर आप देखो तो एफ ई की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, एफ ई की वैल्यू आपके पास आ रही है टेन थीटा इंटू एम जी, या फिर एफ ई इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा। आपको मास चाहिए था तो मैं लिख दूंगा मास इज इक्वल टू एफ ई अपॉन जी टेन थीटा। और जरा मुझे जल्दी से बता दो एफ ई की वैल्यू क्या है। एफ ई की वैल्यू थी, बताया था ना अभियाल, के Q1 Q2 दोनों Q हैं, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या था अपने पास 2L sin थीटा का स्क्वायर। हेंस योर मास इज इक्वल टू, मैंने बस एफ ई की वैल्यू रखी है इसमें, इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो वैल्यू रख दी Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2L sin थीटा का स्क्वायर विच इज 4L स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ये पूरा का पूरा क्या है जो मैंने हाईलाइट किया, ये पूरा का पूरा क्या है, ये एफ ई है, कुछ नहीं किया, बस Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर की वैल्यू रखी है, ठीक है। और नीचे आ जाएगा जी टेन थीटा। बस भाई आप और चाहो तो इसको और सॉल्व कर दो, तो m इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू जी टेन थीटा। फाइनली ये आपका आंसर है। चाहो तो और सॉल्व करना है तो साइन थीटा को लिखते हैं, टेन थीटा को लिख दो आप क्या, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब अगर मैं आपसे कहता कि मास की जगह चार्ज निकालना है आपको, तो भाई आपके सीबीएसई ने ये क्वेश्चन पूछा है जब चार्ज निकलवाया था, और मैंने आपसे कहा था मैं बहुत आसान बनवा दूंगा, और मैं आपसे फिर कह रहा हूं सिर्फ ये इक्वेशन को दिमाग में बैठा लो, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाय एम जी। इस टाइप के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। और अगर वो भी नहीं कर सकते, वैसे इसमें कोई दम नहीं है भाई, ये दो इक्वेशंस थी हमारे पास, ये दो इक्वेशंस अगर ध्यान में हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में था तो टी कॉस थीटा ने एम जी को बैलेंस कर लिया, टी साइन थीटा ने एफ ई को बैलेंस कर लिया। जैसे ही अपना बैलेंस आउट हुआ, अपनी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई, ठीक है। सो दिस इज इट, है ना। अब अपने पास जो बनता है वो ये है कि एक और वैरायटी यहां से आ सकती है। तो पहले तो इसको समझ लो, पेंडुलम वाली प्रॉब्लम थी ये, पेंडुलम मैंने करवा दी, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस वाली, नेट फोर्स जीरो वाली मैंने आपको करवा दी है, ट्राइंगल वाला मैंने करवा दिया है, स्क्वायर वाला मैंने आपको करवा दिया है। अब मैं आपको एक और केस बताता हूं, ठीक है, ये भी आया हुआ केस है और अच्छा इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। नेक्स्ट केस, और ये केस क्या है, आपके पास दो चार्जेस दिए हुए हैं क्यू क्यू, ठीक है, देयर आर टू चार्जेस क्यू क्यू, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड, ध्यान रखना मेरी बात को अच्छे से समझना, वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड so that net और so that system remains in equilibrium, ऐसे लिख लो, so that system remains in equilibrium। भाई सिस्टम इक्विलिब्रियम में अगर आपको रखना है ना, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स जो है वो हर चार्ज पर जीरो होना चाहिए, ठीक है। सो अगर अपन लोग देखें तो देखो, पहली चीज तो ये है, अगर मैं वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, और अगर मैं इसको ऐसा बोलूं कि सपोज थर्ड चार्ज को मैंने सेंटर में रख दिया, थर्ड चार्ज को, क्योंकि देखो थर्ड चार्ज पर नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब वो सेंटर पे होगा। और इसी का एक पार्ट और पूछ लेता हूं, कुछ भी वैल्यू, क्यू की कोई भी वैल्यू हो, ये क्यू पर तो नेट फोर्स जीरो रहेगा। इसी का एक पार्ट जो बनता है अपने पास, फाइंड Q in terms of कैपिटल Q, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे तो थर्ड चार्ज को कहां रखें और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा,
ठीक है, आपको मैग्नीट्यूड भी बताना है, मतलब सेकंड पार्ट उसका है मैग्नीट्यूड, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस सो दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो देखो थर्ड चार्ज को अपन सेंटर में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि सेंटर पर दोनों चार्जेस इक्वल हैं, तो सेंटर पर दोनों का फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, तो वो तो जीरो हो जाएगा। मैंने एक चीज और इसमें ऐड कर दी, वैसे जनरली न्यूमेरिकल्स में ये दिया होता है कि एक चार्ज सेंटर पे रख दिया है, उसका वैल्यू बताओ ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, बट मैंने इसमें एक चीज और जनरलाइज कर दी कि बताओ कहां रखूं, तो भाई सेंटर में रखूं। दिमाग मैंने इसलिए लगवाया क्योंकि कहां लगाना है, दो चार्जेस इक्वल हैं, तो नेट फोर्स जीरो कहां पर होगा, सेंटर में जीरो होगा, तो सेंटर में रख दिया मैंने एक चार्ज क्यू। ठीक है, इस पर जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू कुछ भी हो, क्योंकि एक फोर्स इधर से लगेगा, एक फोर्स इधर से लगेगा। अभी हमने आज की क्लास का एक क्वेश्चन किया था इस टाइप का। ठीक, अब सिस्टम को इक्विलिब्रियम में चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि जो कैपिटल क्यू है उस पर भी फोर्स जीरो होना चाहिए था, कैपिटल क्यू पर भी फोर्स जीरो होना चाहिए था। और कैपिटल क्यू पर फोर्स जीरो होने का क्या मतलब हुआ, तो देखो कौन कौन फोर्स लगा रहा है। तो सबसे पहले तो कैपिटल क्यू फोर्स लगा रहा है कैपिटल क्यू पे, ठीक है, सो इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। तो फोर्स ड्यू टू फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट बी ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट ए। भाई ए पर जो चार्ज बैठा है उसके कारण बी पर जो फोर्स है वो कितना है, तो ये बोल दिया मैंने, वो फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं F1। सो F1 की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास, F1 वेक्टर की वैल्यू मेरे पास आ गई है, वेक्टर नहीं मैग्नीट्यूड ही लिख देता हूं, K Q इंटू Q। अब मान लेते हैं ये डिस्टेंस अपन को भाई सेंटर में रखा था, तो x मान लिए डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी x/2। ठीक है, सो ये हो जाएगा x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अपने पास आता है, अब स्मॉल क्यू की वजह से फोर्स होगा। ठीक है, स्मॉल क्यू की वजह से फोर्स होगा, तो कितना फोर्स होगा, तो स्मॉल क्यू की वजह से अब जो फोर्स लगना चाहिए वो अंदर की तरफ लगना चाहिए। इसका मतलब है कि स्मॉल क्यू शुड बी नेगेटिव। एक चीज तो की क्लियर हो गई कि स्मॉल क्यू को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी ये जो फोर्स है ये अंदर की तरफ लगेगा। तो यार F2 की वैल्यू कितनी होगी, तो F2 की वैल्यू हो जाएगी K Q, और ये हो जाएगा स्मॉल q, और डिस्टेंस हो जाएगा x/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4kq स्मॉल q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगर ऐसा है तो देखो भाई, अगर ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए तो ही सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो कैपिटल क्यू पर जो फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा। तो मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, तो ये हो गया KQ स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू KQQ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और ऊपर क्या चला गया, बाय 2 का जो 4 था वो ऊपर चला गया। भाई अब इसको सॉल्व कर दो और तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। और आंसर क्या आ रहा है जरा बता दो जरा जल्दी से, K कैंसिल हो जाएगा, Q कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल q इज इक्वल टू Q/4। और हम लोगों ने नेचर पे तो अभी हाल बात की है कि इट शुड बी नेगेटिव, सो स्मॉल q इज इक्वल टू -Q/4। ठीक है, तो ये आ गया है मेरे पास क्या, ये आ गया है मेरे पास जब मैं बात कर रहा हूं कि मेरे पास स्मॉल q क्या होना चाहिए ताकि ये सिस्टम जो है ये इक्विलिब्रियम में रहे। तो भाई दोनों चार्जेस q थे, सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब रहेगा जब नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाए। सेंटर वाले पर तो जीरो होगा ही चाहे कुछ भी हो, क्योंकि दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, बट कॉर्नर वाले पर जीरो करने के लिए मैंने स्मॉल q से और कैपिटल Q से एक किसी पर भी फोर्स लगाया और उसको बैलेंस करवा दिया। क्लियर है ये बात, बहुत आसान है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी, बट अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग में होना चाहिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बढ़ाते, तो पेंडुलम का केस भी बता दिया मैंने तुम्हें। ठीक है, अब एक केस और बताता हूं, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल में ना तुमको अभी एक कुछ क्वेश्चन ग्रुप पे डालता हूं, तो उन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ये भी होगा जो मैं बता रहा हूं अब तुम्हें। ठीक है, इसका केस बताता हूं, मतलब आप इसको कह सकते हो फ्लोटिंग मास। ठीक है, फ्लोटिंग मास नोट्स में डाल सकते हो इसको। फ्लोटिंग मास वाला केस क्या बनेगा कि आपसे, या फ्लोटिंग मास और चार्ज, ऑब्वियसली मास तो हो गई उसके पास। ठीक है, अब अपन इसको देखो, आपसे ये कहा जाएगा कि एक चार्ज है Q2, इसका मास है M2, और एक और चार्ज रखा हुआ है नीचे, इसका चार्ज है Q1, इसका मास है M1, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है R है,
and Q2 is at rest. Q2 रेस्ट पर है और हवा में है, अब हैंग है, फ्लोट कर रहा है, ऊपर है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि M1 की वैल्यू, M1 नहीं, M2 की वैल्यू क्या होगी, या Q1 की वैल्यू क्या होगी, या Q2 की वैल्यू क्या होगी, या R की वैल्यू क्या होगी, कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी तुमको SL उठाओ, HCV उठाओ, ABC उठाओ, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें, और जब मिलेगा तो वो बोलेगा कि भाई एक चार्ज रखा था नीचे, दूसरा चार्ज ऊपर रखा हुआ था, और ये दूसरा वाला हवा में बैलेंस है। अब हवा में बैलेंस है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नेट फोर्स क्या हुआ, उस पे जीरो हो गया। और अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो बताओ भाई, इस पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है? इस पे नीचे की तरफ लग रहा था M2G, और इस पे अगर ऊपर की तरफ क्या लग सकता है? सिर्फ एक ही चीज लग सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल में तुम्हें सिर्फ यही चीज मदद करेगी, Fe इज इक्वल टू क्या? Fe इज इक्वल टू M2G। सो ये आ जाएगा अपने पास क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू M2G। अब जो दिया है वो ये रख देंगे, और जो नहीं दिया है वो इससे अननोन बन के निकल के आ जाएगा। तो अपने पास एक और केस हो गया, जिस केस में अपन लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, और अपने से हो भी जाएगा, है ना। इसमें कोई बहुत भारी भरकम काम नहीं है, ठीक है। अब अपने पास एक क्वेश्चन जो है वो तुम्हें मैं होमवर्क देता हूँ, ठीक है। इस होमवर्क वाले क्वेश्चन को तुम्हें ऐसे करना है कि भाई ये एक चार्ज है, क्वेश्चन सुन लो अच्छे से। एक चार्ज है Q, ठीक है। ये आपको ये बताना है कि इसको ऐसे दो कौन से पार्ट में स्प्लिट करूं, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू पार्ट, सो दैट व्हेनेवर दे प्लेस्ड एट एनी डिस्टेंस द फोर्स बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम। एक चार्ज है Q, इसको दो पार्ट्स में आपको ब्रेक करना है, इस तरह से ब्रेक करना है कि आपको जिस भी डिस्टेंस पे आप रखो, उस डिस्टेंस पर उनके बीच में जो फोर्स हो वो मैक्सिमम हो। मान लिया Q1 Q2 पर आपने ब्रेक कर दिया, या फिर इसको Q ले लिया, इसको ले लो Q माइनस Q, और ये डिस्टेंस R है या X है। अब आपको ये बताना है कि इस Q की वैल्यू क्या होगी, ताकि इन दोनों के बीच में फोर्स जो है, किसके टर्म्स में निकालोगे आंसर? Q, कैपिटल Q के टर्म्स में, ताकि जो फोर्स है वो मैक्सिमम बना रहे। तो यार ये तो आज की क्लास के क्वेश्चंस थे, और प्रैक्टिस की जरूरत होगी, कुछ क्वेश्चंस और हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड देन वी विल मूव टू इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यार आज की क्लास में तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस बच्चा कुछ डे।